देखिए भाई साहब, हमें हर एक क्वेश्चन का क्या करना है, हमें हर एक क्वेश्चन का भाई साहब पोस्टमार्टम करना है। और पोस्टमार्टम करने के लिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है भाई साहब कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितनी होती है। तो सभी को पता है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपि 52 होती है। क्या इसको बताकर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो काम हो जाएगा? नहीं भाई साहब, आपको बढ़िया से जानना है, अच्छे तरीके से जानना है। जो 33 यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? तो सर जो 33 दिख रहा है वो आपका व्यंजन होता है मेरे भाई। क्या होता है? आप कहेंगे सर जो 33 दिख रहा है वो हमारा व्यंजन होता है। जो 44 दिख रहा है, इस 44 में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया मेरे भाई? 44 हो गया। ठीक है। अब बात करें कि ये जो है 44 तो जान गए भाई साहब कि 33 व्यंजन हो गए आपके, और 44 के 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि बताइए और कौन कौन से जो है आपके होते हैं, तो मेरे भाई आपने संयुक्त व्यंजन का नाम से सुना है? किसका? संयुक्त व्यंजन का नाम सुना है ना, जिसमें 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कछ, त्र, ज्ञ और स्र भी होता है। अगर कछा की बात करें तो भाई कछा किससे मिलकर बना हुआ है? आपको पता है कि आधा क आ प्लस पेट फरुआ स से मिलकर बना हुआ है कछा। ठीक है। त्र की बात करें तो आधा तो आ प्लस किससे मिलकर बना हुआ है? पूरा र से मिलकर बना हुआ है त्र। ज्ञ की बात करें तो आधा ज आ प्लस य से मिलकर बना हुआ है। आधा ज आ प्लस किससे मिलकर बना हुआ है? य से मिलकर बना हुआ है। स्र की बात करें मेरे भाई तो जो स्र है ये स्र किससे मिलकर बना हुआ है? खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चारों संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। आधा स आ प्लस क्या मिलकर बना हुआ है? र से मिलकर बना हुआ है। देखिए ये स्र इसमें दिख रहा है भाई साहब, ठीक है। कछा मने क इसमें दिख रहा है और पेट फरुआ स हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद से और क्या होता है? तो मेरे भाई 44 तो हमने गिना था, 4 संयुक्त व्यंजन गिन लिया। उसके बाद से 2 आपके होते हैं ड और ढ होते हैं, जिसको द्विगुण ताड़न जात, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन, या इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? ताड़न जात भी कहा जाता है। तो 44 और 6 कितने हो गए? 44 4 2 6 50 हो गए। प्लस 2 कौन से होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई। हाँ, 2 होते हैं भाई साहब अयोगवाह, जिसको बोला जाता है अंग और अह बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है? अंग और अह बोला जाता है। इस तरह से मिलाकर कुल कितने वर्ड हो जाते हैं आपके? 52 वर्ड हो जाते हैं। तो बताइए यहाँ से कोई आपको दिक्कत है क्या? ऐसे पढ़ते हैं भाई साहब, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से वहाँ किया जाता है वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, या वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव होता है। तो मेरे भाई यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि देखिए जो आपका अल्प विराम होता है ना, जो आपका अल्प विराम होता है वो बताइए कैसा होता है मेरे भाई? तो अल्प विराम देखिए यहाँ पे इसमें दे भी दिया है ये वाला, यानी कि ये वाला जो होता है उसको अल्प विराम बोलते हैं। और जो एक ऊपर डॉट होता है ना उसको बोला जाता है मेरे भाई अर्ध विराम। ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ध विराम बोलते हैं। और जो खड़ी पाई होता है उसको सभी को पता है पूर्ण विराम इसको बोला जाता है। जो ऐसे करके होता है उसको क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। जो इस तरह का होता है जैसे कि माता और पिता होता है ना, तो इस तरह से एक छोटा सा चिन्ह बनाया जाता है डैश करके, तो इसको योजक बोला जाता है। और यही सब बड़ा हो जाता है ना भाई साहब, तो यही जब बड़ा हो जाता है तो इसको योजक नहीं बल्कि क्या बोलते हैं इसको? बोलिए, अरे क्या बोलते हैं इसको? वही अगर यदि बड़ा हो जाता है तो वो योजक ना होकर क्या हो जाता है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई साहब। तो आप जो है इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे कि एक ऊपर नीचे होता है और एक ऊपर होता है, ऐसे एक हरा और क्या होता है? दुहरा होता है। तो इसको बोला जाता है भाई साहब अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ध्यान रखिएगा, खूब ये पूछा जाता है। अवतरण या क्या बोलते हैं इसी को? उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है। एक और होता है ये वाला चिन्ह, तो ये वाले चिन्ह को क्या बोला जाता है? काकपद या हंस पद इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काकपद या हंस पद इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ, आपसे पूछा था ना कि जो बड़ा वाला दिखे उसको क्या बोलते हैं, तो भाई बता देता हूँ, निर्देशक चिन्ह इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? निर्देशक चिन्ह बोला जाता है। तो मेरे भाई बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छा, अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो सभी को पता है, देखिए कौतूहल तो बिल्कुल नहीं होता है, कौतूहल तो होता है पर ये मात्रा गलत लगाया भाई साहब। तो गलत कौन सा, सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यानी कि कौतूहल में हमेशा छोटा की मात्रा नहीं बल्कि कौन सी मात्रा होती है भाई? बड़ा की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है भैया? बड़ा की मात्रा होती है। बताइए बात आपको समझ में आई क्या? अरे समझ में आई मेरे भाई, तो फटाफट शेयर करो यार। हाँ, एक चीज़ और है, आपसे पूछा जाता है उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है मेरे भाई? उज्ज्वल आता ज व और फिर क्या लिखा जाता है? ल। काफ़ी पूछा जाता है उज्ज्वल, ध्यान रखिएगा। और कवयित्री भी पूछा जाता है, कवयित्री भी पूछा जाता है मेरे भाई। तो कवयित्री को कैसे लिखते हैं? तो ये कवयित्री है। उसके बाद से वाल्मीकि भी पूछा जाता है मेरे भाई, वाल्मीकि के बारे में भी ध्यान रखिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहे हैं भाई साहब। कवयित्री भी गजब का पूछा जाता है, उज्ज्वल भी गजब का पूछा जाता है, वाल्मीकि भी गजब का पूछा जाता है। और एक आशीर्वाद भी होता है,
एक क्या होता है, आशीर्वाद भी होता है, ठीक है ना, एक आशीर्वाद भी होता है मेरे भाई साहब। तो आशीर्वाद भी गजब का पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से संज्ञा की दृष्टि से संगत युग्म है। संज्ञा, संज्ञा के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। एवरीथिंग इज ऑल, ठीक है ना, यानी कि जितनी भी नाम है ना, जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, चाहे वो महसूस भी करते हो, वो सारी संज्ञाएं होती है भाई साहब। अब बंदर, तो बंदर की एक जात होती है, जैसे मानव एक जाति है, बंदर भी एक जाति है, तो वो जातिवाचक हो जाएगा, बिल्कुल ये तो सही है आपका। मोटाई की बात करें तो भाई मोटाई, देखिए मोटा चीज जो लकड़ी होता है ना, मोटा, तो मोटा विशेषण है। अब विशेषण से मोटाई बना हुआ है, यानी कि भाववाचक है, जिसको हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, केवल उसका महसूस कर सकते हैं भाई साहब कि हाँ मोटा है, मोटा है भाई साहब। पर ये दिख नहीं रहा है कि जो है वो लकड़ी है ना, लकड़ी है, उसको देखकर हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ मोटा है भाई साहब। तो वो जो देख नहीं सकते ना, छू नहीं सकते उसको, वो आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। नेपाल की बात करें तो भाई साहब एक नाम है, और जब भी नाम आता है तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। घृणा की बात करें, देखिए वैसे घृणा, आप किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, आप किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं, तो वहाँ पे जो है ये आपका जातिवाचक न होकर ये गलत हो जाएगा, और यही पूछा है असंगत हमसे, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो घृणा क्या है भाई साहब, किसी से नफरत करना। अरे किसी से क्या करना, नफरत, तो घृणा मतलब भाववाचक संज्ञा होगी। अरे घृणा मतलब क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। वैसे ही पूछा जाता है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बुढ़ापा जो है वो कौन सी संज्ञा है, बताइए। तो भाई बुढ़ापा आप देख सकते हैं, आप युवा अवस्था देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब कि ये सारे क्या है भाई साहब, बुढ़ापा, युवा अवस्था, ये सारे सब जो है आपके भाववाचक संज्ञा है। मैं संज्ञा के बारे में बात करूं भाई साहब, तो संज्ञा के मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 भेद। कौन सा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और क्या होता है, भाववाचक होता है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और क्या होता है, भाववाचक होता है। अगर ऐसे पूछा जाए तो 5 होते हैं भाई साहब, पदार्थवाचक, और बताइए क्या होता है, एक पदार्थवाचक होता है, और क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 4 तो बता दिया ना, एक आप बताएंगे। अगला है कि जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो मिठास यानी कि मीठा से ही बना है। अरे मीठा से ही क्या बना है, मीठा, कहते हैं ना कि कैसा है भैया, तो मीठा है सर। अरे उसका स्वाद कैसा है, मीठा है। इसका मतलब मीठा जो है, कैसा कैसी से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपका हमेशा क्या होता है, विशेषण ही होता है। यानी कि यहाँ पे मीठा क्या होगा, विशेषण होगा, ना कि मिठाई। मिठास, मिठास जो होगा वो क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा। मिठाई जो हम लोग देखते हैं, मिठाई जो हम लोग खाते हैं भाई साहब, वो क्या हो जाएगा, वो आपकी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी मिठाई। समझ रहे हैं ना, हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, मजा आ रहा है ना। अरे अच्छा लग रहा है भाई साहब, बिल्कुल, काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा न लगे। निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण, हमने कहा था ना, कैसा से प्रश्न करिए, क्रिया के साथ कैसा, अरे सॉरी, क्रिया के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ करना होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो है आप उसका कैसा कैसी से प्रश्न करिए, आंसर मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो विशेषण है। तब देखिए, लड़का भजन गा रहा है, कैसा लड़का, नहीं मिल रहा है। मैंने उसको बुलाया, किसको बुलाया, नहीं पता चल रहा है। वह सुंदर लड़का, हाँ लड़का कैसा है भाई साहब, सुंदर लड़का है। बस काम खत्म भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बात करें कि सर विशेषण के प्रकार पूछे जाते हैं, बताइए विशेषण कितने प्रकार का होता है। मेरा भाई विशेषण ध्यान रखना, ठीक है। विशेषण जो होता है वो आपको कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब कहेंगे कि सर 4 प्रकार कौन होता है, तो भाई गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो ये विशेषण को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि राम जाता है, राम जाता है, तो राम जाता है, राम जाता है, तो यहाँ पे है जो है ना वो सहायक क्रिया है, और जो ये है आपकी, ये क्या है आपकी क्रिया है, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, ये मुख्य क्रिया है, और ये क्या है मेरे भाई, सहायक क्रिया है। जैसे कहते हैं ना कि राम इज गोइंग, तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब होता है भाई, तो ठीक उसी तरह से ये भी यहाँ पे होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। नामबोधक जो संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम आपके होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्यय भी लगा होता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे नाम धातु क्रिया, यानी कि उस नाम के साथ जो है धातु कोई लग जाए तो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया, अभी बताया सर, सहायक क्रिया क्या होती है,
ठीक है, हूँ, ठीक है ना, था, थी, थे, ये सभी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी को क्या करना, प्रेरणा देना, जैसे कि होता है ना नहाना से नहलाना, समझ रहा है ना, तो ये सारी जो क्रिया होती है क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक, उसके बाद से इसमें पूछा है कि निम्न में से अव्यय है, बताइए। भारत संज्ञा है भाई साहब, श्यामा भी संज्ञा है, अरे दक्षिणी भी संज्ञा है, ये तो सब नाम है ना, लेकिन आह भाई साहब क्या है, अव्यय है। आप बताइए, आह, उह, ओह क्या होता है भाई साहब ये क्या होता है, संबोधन होता है कि नहीं होता है सर, संबोधन होता है, आश्चर्य, जो आश्चर्य को प्रकट करता है, ठीक है, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, आह, उह, ओ माय गॉड, समझ रहे हैं ना। इनमें से कौन सा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग भाई साहब देश हमारा है भाई साहब। सेंटेंस बनाइए, विद इन सेकंड में सेंटेंस बनाइए भाई साहब, तुरंत पकड़ लेंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अरे तो देश हमारा है भाई साहब, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, तो यही से आंसर हमारा मिल गया। जमीन खरीदी गई, मिट्टी में फसल बोई जाती है, भूमि भूमि पर खेती होती है, ताती ती आ रहा है ना, ती आ रहा है ना, तो जब भी ती आता है तो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। सेंटेंस बनाने से आ जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो हो गया ना। हाँ, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, बीत चुका है भाई साहब, तो नेताजी ने भाषण दिया, तो ये तो दिख रहा है कि नेताजी ने भाषण दिया है, तो ये कौन सा भूतकाल होगा बताइए। हम कहे थे कि आप खुद से भी ट्राई करिए, क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, खुद से भी ट्राई आपको करना है। तो मेरे भाई सीधा सा दिख रहा है, ये सामान्य भूतकाल है, क्या है, सामान्य भूतकाल। हाँ, अगर पूछा जाता है, कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया था ना कि जो भूतकाल होता है मेरे भाई, ये भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो बहुत लोग मारे थे 4 प्रकार का, क्यों, क्योंकि टेंस पढ़े हैं भाई साहब, इंग्लिश में टेंस पढ़े हैं, और टेंस में 4 ही होता है। पर ये नहीं ध्यान देते हैं कि भूतकाल जो हिंदी में होता है मेरे भाई, वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, जिसके कारण कई लोगों का आंसर जो है यहाँ से गलत हुआ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल मतलब उसमें काम कंप्लीट हो गया होगा, जैसे कि वो पढ़ रहा था, ये तो सीधा मिल गया ना आपका, सीधा मिल गया नहीं भाई साहब, आप गलत बता रहे हैं। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये वर्तमान काल की बात कर रहा है भाई साहब, और ये क्या है, ये है आपका पास्ट, यानी कि पूर्ण भूतकाल है। ये क्या है भाई साहब, ये तो पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। वह घूमने जा रही है, वह घूमने जा रही है, इसका मतलब है ये तत्कालिक वर्तमान काल है, क्या भाई साहब, तत्कालिक वर्तमान काल है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी कि यही है आपका पूर्ण वर्तमान काल। मैं बाहर जाऊंगी, ये है आपका कौन सा वर्तमान भविष्यत काल, कौन सा है मेरे भाई, वर्तमान भविष्यत काल के बारे में ये आपको बता रहा है, ठीक है। हाँ, भविष्यत काल कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना मेरे भाई। हाँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वहाँ वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो मेरे भाई कर्ता के जब अनुसार होगा ना, तो हमेशा कर्तृवाची होता है। ये बउआ को मत मार दीजिएगा, ये सभी देखेंगे है कर्तृवाची कर्मवाची भाववाची दिया है। देख रहे हैं आज का जो क्वेश्चन लिया भाई साहब, बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, और कंफ्यूज होकर आपको, मुझे पता है कि आप जब मारेंगे ना तो ये इसी पर मारेंगे, और आपका क्या होगा, 100% गलत होगा भाई साहब। अरे यहाँ पे आंसर भी दे दिया है मेरे भाई कि कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ये परिवर्तित होता है, तो उसे कर्तृवाची कहा जाता है। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाची, कर्मवाची और भाववाची। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल। अगला देखिए, और इसको बताइए। इसमें बोला है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, बताइए क्या कहलाता है। आंसर ट्रिक कर लिया आपने, बोलिए। अरे आपने ट्रिक कर लिया मेरे भाई आंसर इसका, हाँ सर ट्रिक कर लिया, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कारक होता है मेरे भाई। क्या होता है, कारक होता है, ये बात ध्यान रखना। कारक कितने होते हैं, सभी को पता है मेरे भाई, कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की रारी रे नाने नी अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो, हे अरे हो, यानी कि 8 होते हैं भाई साहब, 8 आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। अरे मेरे भाई, अगहन का तत्सम रूप आप जानते हैं ना, अगहन क्या है, अगहन क्या है, अरे अगहन एक हिंदू पंचांग का महीना भाई साहब,
महीना है, अगहन, पुष्प, माघ, ये सब होता है ना, बिल्कुल होता है। जो कि अभी इस समय कौन सा चल रहा है, सावन चल रहा है, श्रावण भाई साहब, सावन, ठीक है। श्रावण का तत्सम सावन होगा। श्रावण जो है तत्सम शब्द है और सावन जो है तद्भव है, ठीक है। अगहन जो है, अगहन ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम रूप पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका तत्सम रूप होता है अग्रहायण्य। क्या होता है मेरे भाई, अग्रहायण्य, ठीक है। ये इसका तत्सम रूप होता है, ध्यान रखना है। 14 का ए रहेगा आंसर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा है। बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें जो है ना ये वाला ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, दैट तो की यही तो गलत होता है भाई साहब। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यही होगा, निस में ये सब होता है, ना कि वो सब होता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको और बताऊं, आप निष्कर्ष पढ़े हैं ना, अरे आप निष्कर्ष पढ़ते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष में भी यही सब है। सबसे बड़ी बात निष्कर्ष में भी यही शब्द है, खूब पूछा जाता है भाई साहब, बहुत पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। इसको हल्के में मत लीजिएगा, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद से और बात करूं मैं, और भी बता दूं क्या, और भी चाहते हैं, निष्क्रमण, और क्या है, निष्क्रमण, ठीक है। निष्क्रमण, निष्क्रमण में पूछा जाए तो यही होगा, ठीक है। निष्कंप में भी पूछा जाए तो यही होगा, निष्क्रिय में पूछा जाए तो यही होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये जानते हैं ना कि जो है उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है मेरे भाई साहब, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। और पूछा जाता है एक लाइन में कि उपसर्ग होता क्या है, तो भाई वो शब्दांश होता है, जो उसके अर्थ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, वो शब्दांश बोला जाता है। तो ध्यान रखिए ये शब्दांश है, शब्द का एक छोटा सा अंश जो होता है उसी को शब्दांश कहा जाता है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है भाई साहब, आज का जो प्रश्न है ना गजब का जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको। बोला है कि विलोम शब्द का सही युग्म है, आग्रह का विग्रह, बिल्कुल सही है, आग्रह का विग्रह तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद से गणतंत्र का लोकतंत्र होता है, नहीं भाई साहब इसने मिस्टेक किया है। गणतंत्र किसको कहा जाता है, जहाँ पे गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे वंशानुगत नहीं होता है उसको गणतंत्र कहा जाता है, और जहाँ पे वंशानुगत होता है उसको भाई साहब राजतंत्र कहा जाता है। तो यही तो गलत किया है, गणतंत्र का विलोम क्या होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, यही सही उग्म है। आगरा का विग्रह होता है ना, बिल्कुल सर आगरा का तो विग्रह होता ही है। अरे आगरा का क्या होता है, आगरा का विग्रह ही होता है ना मेरे भाई, आगरा का क्या होता है, विग्रह ही तो होता है। बताइए आगरा का विग्रह नहीं होता है, आगरा का विग्रह नहीं होता है। गलत हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। देखिए गलत क्यों हुआ है, आप देखिए आगरा का विग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। आगरा का क्या होता है, विग्रह नहीं होता है, बल्कि अनुग्रह का विग्रह होता है। किसका होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, अनुग्रह का विग्रह होता है। ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। ये तो गलत हो गया, बताए इसका राजतंत्र होता है। हाँ, आकीर्ण का विकीर्ण ये बिल्कुल सही है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। तो सही युग में ही पूछा है मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से भी, ठीक है। तो ये आकीर्ण का विकीर्ण आपका सी ही राइट होगा। थोक, थोक का क्या होता है, तो देखिए थोक का जो होता है ना वो फुटकर होता है। क्या होता है बताइए, थोक का जो विपरीत होता है वो फुटकर होता है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है, फुटकर का थोक होता है, ये थोक का फुटकर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि गंगा का प्रवाची शब्द नहीं है। गंगा भागीरथी कहा जाता है, सभी को पता है, त्रिपथगा भी कहा जाता है, देवनंदी भी कहा जाता है। लेकिन रवि तनया किसको कहा जाता है, रवि तनया और एक और नाम सुने हैं, सूर्यसुता, अलकनंदी, अलकनंदी होता है, अरे अलकनंदा होता है ना, नहीं सॉरी कालिंदी होता है, भानुजा, सूर्यसुता, सूर्य सूता, ठीक है, सूर्यसुता होता है। उसके बाद से आपका और बताइए क्या, और बताया आपका कालिंदी, क्या बोला, और बोला भाई साहब कालिंदी। ध्यान रखना ये सभी जो है यमुना के प्रवाची शब्द है, किसके है मेरे भाई, यमुना, यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना है, और यमुना के प्रवाची शब्द जो है आपकी ये है, ठीक है ना। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रवि तनया यमुना का प्रवाची शब्द है, ये सबसे अलग है, गंगा का प्रवाची शब्द नहीं है। अगला है कि विकल्पों में से चयन कर दिए गए शब्दों का सही अर्थ का उचित, जैसे घमंड है, घमंड का क्या होगा, तुरक, दर्प, विधु और घट। अब तो ये भी प्रश्न बहुत जबरदस्त पूछा है भाई साहब। तो मेरे भाई तुरक का मतलब सभी को पता होगा कि तुरक का मतलब होता है घोड़ा, तुरक का मतलब क्या होता है, घोड़ा। अगर बात करें मैं विधु के, तो विधु का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है मेरे भाई, विधु का मतलब चंद्रमा होता है। अगर घट की बात करें तो घट का मतलब होता है घड़ा। तो बताइए भाई साहब घमंड का क्या होगा, दर्प होगा, ऑप्शन नंबर सी।
देख रहे हैं ना। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, तुरा का मतलब घोड़ा होता है, विदु का मतलब चंद्रमा होता है, घट का मतलब घड़ा होता है। अरे घट घड़ा ऐसे याद रखो ना भाई साहब। अब इसमें पूछा है कि बेमेल अनेकार्थी शब्द एक में चुनिए। जैसे अक्ष का बिल्कुल आग सही है, अज का बकरी भी सही है, अड्डा का खेत की मेड़ भी सही है, ठीक है। अनेकार्थक शब्द युग्म चुनिए। तो देखिए यहाँ पे अंक की बात करें ना, तो अंक जो है वो ध्यान रखिएगा, अंक का अनंत आपका नहीं होता है, ठीक है। अंक का जो है अनंत नहीं होता है। बेमेल चुनना है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि मार पहला चुन लिया, खटाक मार के बोल गए, फटाक दे गलती हो जाएगा। तो इसलिए इसका डी होगा। अंक का गोद होता है, संख्या का अंक होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अंक का जो अनेकार्थी शब्द गोद भी होता है, अनंत नहीं होता है इसका, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ तो चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, किस विकल्प में शब्द युग्म का भेद जो है अर्थभेद सही नहीं है। ये ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो यही गलती होता है। अब बताइए, अनिल अनल सही है, यानी कि अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब जो है आग होता है। अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, और अंश का मतलब कंधा होता है, यानी कि ये तो सही है भाई साहब। और अनिल का मतलब ही क्या होता है, हवा होता है ना, बिल्कुल अनिल का मतलब हवा होता है, और अनल का मतलब आग भी होता है, ये भी सही है। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या अर्थ होता है, आशा होता है। अरे अपेक्षा का अर्थ आशा होता है, बिल्कुल होता है। और उपेक्षा का मतलब निरादर करना, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि अवलंब का अविलंब, अवलंब का मतलब क्या होता है, अधर नहीं होता है, ये तो दूसरा दे दिया, ठीक है। अवलंब का मतलब होता है मेरे भाई सहारा, ठीक है। अविलंब का मतलब होता है तुरंत, कहते हैं ना बिना देर किए भाई साहब आ जाइए। तो ये अवलंब का मतलब सहारा, अविलंब का मतलब तुरंत होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेमेल हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है। अगला है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो, तो सभी को पता है कि जिनका जन्म पहले होता है उसी को क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। अग्र मैंने जानते ही आगे होता है। अग्रणी का क्या होता है बताइए, अग्रणी यानी कि सबसे आगे रहने वाला। अग्रणी माने सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाले को क्या कहा जाता है, अग्रणी कहा जाता है। कुछ और पॉइंट हमारे तरफ से याद रखिएगा, ठीक है। जो आगे आने वाला है उसको बोला जाता है आगामी, जो आगे आने वाला है उसको क्या कहा जाता है, उसको आगामी कहा जाता है। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है, ये ध्यान रखा। दो जो बाद में जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है, अनुज। जो पहले जन्म लेता है उसे अग्रज कहा जाता है, ठीक है। तो मेरी भी बात एक ध्यान रखिएगा, अनुज के बारे में भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। अगला है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए फटाफट। तो भाई वो होता है आपका ऊरग, क्या होता है, ऊरग होता है। अब कहेंगे सर छाती के बल चलने वाले को ऊरग कहा जाता है, तो भुजंग किसको कहा जाता है, अरे सर्प। भुजंग का मतलब क्या होता है, सर्प होता है, सांप होता है, ठीक है ना। और कुरंग का अर्थ क्या होता है, तो देखिए कुरंग का अर्थ जो होता है ध्यान रखिएगा, वो हिरन होता है। कुरंग का अर्थ क्या होता है, हिरन होता है। और बात करें तुरंग, तुरंग का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अभी पढ़े थे, तुरंग का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है जो पीछे है था आपका, ठीक है। अगला, दीर्घ संधि का जो है उदाहरण निम्नलिखित से कौन सा है। तो दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, जिसमें अ और अ के मिलने से आ बनता है, यानी कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हूँ बड़ा हूँ, ठीक है। हमेशा बड़ा हूँ ही बनता है। तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए जिसमें मात्रा ना हो तो है रामाधार। देखिए प्रत्युत्तर, उल्लंघन, ये सभी क्या है आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। पर रमेश जो है, रमेश में इसमें आपकी गुण संधि है, यानी कि रमेश की अगर संधि विच्छेद करे तो रामाधन ईश होता है, क्या होता है मेरे भाई, रामाधन ईश होता है। खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ी का मात्रा होती है ई में, ठीक है ना। तो रामाधन ईश क्या बनता है, रमेश यानी कि आ और ई के मिलने से क्या बनता है आपका ए का मात्रा बनता है, उसे हम लोग गुण संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुण संधि बोलते हैं, ठीक है ना। उल्लंघन की बात करें तो उ आधा त, ठीक है ना, उ अधत उत धन लंघन क्या कहलाता है, उल्लंघन कहलाता है, ठीक है ना। उत धन लंघन क्या कहलाता है, उल्लंघन कहलाता है। रामाधार, ठीक है। हाँ हमसे दीर्घ संधि पूछा हुआ है ना, हमसे दीर्घ संधि पूछा हुआ है, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा हुआ है। तो रामाधार का मतलब कि रामाधार का मतलब होता है राम प्लस आधार, यानी कि आपको ऐसा तोड़ना है जिसका संधि विच्छेद जो है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो हमने तोड़ा राम धन आधार, यहाँ पे अ है इसका अंतिम अक्षर और इसका पहला अक्षर आ है, ठीक है। तो अधन आ क्या बनता है, आ ही बनता है, यानी कि रामाधार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट होगा। रमेश में कौन सी संधि है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। जिसमें एक मात्रा रहे ना तो गुण संधि है, जिसमें डबल रहे तो उसको वृद्धि संधि बोलते हैं, ठीक है। उल्लंघन की बात करें तो उत धन लंघन, इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है,
ठीक है, ये सब व्यंजन संधि है। प्रति उत्तर, तो इसके बारे में बात करते तो प्रतिधन उत्तर, इसमें यड़ संधि है। क्या है, प्रतिधन उत्तर, यानी कि जिसके पहले अगर त दिखता है तो यड़ संधि होता है। और जैसे जिसमें व दिखेगा ना, जैसे पोधन वन होता है, पोधन वन का नाम सुने हैं, यानी कि जैसे व जिसमें पूरा रहेगा ना तो उसको बोलते हैं अयादि संधि। क्या बोलते हैं, अयादि संधि। जिसमें आधा व और आधा य के पहले कोई आधा आता है शब्द ना, तो हमेशा आपका क्या होता है, वो हमेशा आपका यड़ संधि होता है, ठीक है ना। और जो पोधन अन होता है वो हमेशा अयादि संधि होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, इसके ठीक है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो देखिए पवित्र आ गया ना, तो इसमें अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अयादि संधि है। कौन सी संधि है मेरे भाई, अयादि संधि है। पर पवित्र का होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा, इसका होता है पोधन इत्र होता है मेरे भाई। क्या होता है, पोधन इत्र होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पवित्र बोलते हैं। इस पोधन क्या इत्र, जिसका मतलब होता है पवित्र, यानी कि ओ और ई के मिलने से क्या बनता है, ओ और ई के मिलने से जो है वह बनता है, और ये बड़ी का मात्रा जो है सॉरी इस छोटी का मात्रा जो है अपने आप लग जाती है उसमें, तो पोधन इत्र बोले तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संधि भी पूछा जाता है बहुत बार, ये प्रश्न काफी चर्चा में रहता है। किस युगों में अशुद्धि है, दाल और रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास, बिल्कुल सही है भाई साहब, ठीक है। अशुद्ध पूछा हुआ है, ठीक है ना, यही गलती हम करते हैं, इसलिए प्रश्न ऐसे से आए हैं भाई साहब। सत्य सही, यानी कि संख्या को बताता है तो द्विगु समास होता है, बिल्कुल सर। आज जन्म, जो जिसके पहले प्रत्यय लगा होता है या प्रत्यय लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। आजन्म, जन्म से, ठीक है ना, आजन्म जन्म से। अब प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष देखिए कर्मधारय समास नहीं है, प्रति, ये भी प्रति क्या है आपका, सर प्रति उपसर्ग है आपका। प्रति उपसर्ग है तो मेरा भाई बताइए उपसर्ग रहित किस में आता है, अव्ययी भाव समास में आता है, कर्मधारय समास में बिल्कुल नहीं आता है। कर्मधारय समास में कौन सा आएगा, नील कमल, नीला है कमल, समझ रहे हैं ना, यानी कि इसमें जो है आपके विशेषण आते हैं। क्या आता है मेरे भाई, इसमें आपका विशेषण आता है, और जो विशेषण आता है वही क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। वर्षा हुई और, जब भी और आता है तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है मेरे भाई। क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। या फिर दो क्रिया आती है तभी भी वो कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। जब वर्षा हुई, जब तो वो जो होता है क्या, मिश्र वाक्य होने लगता है। जब या तो आता है, ये भी संयुक्त वाक्य है ना, ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। वर्षा होते ही मोर क्या होने लगे, नाचने लगे, हाँ यही आपका क्या होगा, ये आपका सरल वाक्य होगा। जैसे ही वर्षा हुई मोर नाचने लगे, तो जैसा जैसे जो आता है वो किस में आता है, वो ध्यान रखिएगा वो आपके संयुक्त क्रिया में आता है, ठीक है। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब यहाँ पे दिया है, पूछा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो मेरे भाई अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार कितने होते हैं बताइए। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं, देखिए हालांकि इसमें पूछना चाहिए इसको कि प्रकार नहीं है, देखिए विधान नहीं होता बल्कि विधिवाचक होता है। क्या होता है मेरे भाई, विधिवाचक होता है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटांग बना दिया, तो इसका राइट आंसर तो बी ही होगा। बाकी प्रश्नवाचक, निषेधवाचक और आगे सूचक वाक्य भी आपके अर्थ के आधार पर आते हैं। और अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के प्रकार होते हैं मेरे भाई, 8 होते हैं। सभी को पता है ना, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, हाँ ये वाला तो आप खुद से सॉल्व करिएगा पढ़कर, ठीक है ना मेरे भाई, पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम गंवाने से अच्छा है सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, अरे किसी भी गिनती में न आना, यानी कि न 3 में आ रहा है न 13 में आ रहा है, इसका मतलब किसी भी गिनती में न आ रहा है। अब भर्त सना, देखिए भले ही ये दिया गया है आपका पैराग्राफ, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ पूछा है भाई साहब इसका। तो भर्त्सना का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, भर्त्सना का मतलब होता है निंदा और तिरस्कार करना, यानी किसी की आलोचना करना भाई साहब, एक तरह से उसी को क्या बोलते हैं, भर्त्सना बोलते हैं। ध्यान रखना, समझ रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, भर्त्सना बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो है मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। पैराग्राफ मुझे लगता है किसी का गलत नहीं होता है भाई साहब, सभी का जो है सही होता है, ठीक है ना। लेखक की परेशानी, यहाँ पे बोला है कि लेखक की परेशानी का कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लीजिएगा, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य में कभी क्षमा कर लें, जैसे भीष्म आज तक क्षमा नहीं मिल किया गया, ठीक है। तो चलिए 31 का मैं बता देता हूँ, सीधा आप देख लीजिएगा इसका मेरे भाई, 31 का भी यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं बात करूँ 32 के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप पढ़कर चेक कर लीजिएगा उसे, ठीक है। अगला देखिए ये वाला, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला आ गया भाई साहब। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। बात करें पैसाची का, तो पैसाची का लहदा या पंजाबी से हुआ है,
ठीक है। पैशाची का किससे हुआ, लोहदा या पंजाबी से हुआ है। ठीक है। बात करें अगर हम लोग किसके बारे में, ब्राचर तो जो है ख स वंश बोलते हैं इसको, ब्राचर नहीं भाई साहब, ब्राचर तो नहीं। ये मागधी की बात करें तो मागधी की बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश जो है कहाँ की है, बिहारी है, बंगाली है, उड़िया, असमिया सब इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, मागधी भाषा के अंतर्गत। ठीक है ना। एक खस भाषा अपभ्रंश होती है जो पहाड़ी या कुमायूं गढ़वाली से होती है। खस भाषा किससे है, पहाड़ी या कुमायूं या उसके बाद से कुमायूनी या गढ़वाली से संबंधित होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है कि परिंदे कहानी में निम्नलिखित में से वर्णित कथाकार की है, किसकी है, परिंदे, आप सुने होंगे, परिंदे किसकी है भाई साहब, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निर्मल वर्मा की है। किनकी है, निर्मल वर्मा की है। और भी बात करें तो जलती झाड़ियाँ भी इन्हीं का है। ठीक है। बीच बहस में इनका ही है, कौवे और काला पानी इनका ही है। ठीक है। बाकी प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद का जो है वो शांति है, नशा है, सदगति है, अलगुजिया है, मुक्तिधन है, ये सब जो है इनके आ जाते हैं। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चक्कर में डालना। चक्कर में डालने का मतलब क्या होना, चकित कर देना भाई साहब, चक्कर में डाल रहा है यानी आश्चर्यचकित कर दे रहा भाई साहब वो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अगला है, ये देखिए, बोला है कि दीवशावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय मतलब जो बादल है ना वो आसमान से क्या हो रहे हैं, नीचे उतर रही है, यानी कि एक मनुष्य के रूप में इसको जो है ना पिरो रहा है भाई साहब। और कह रहे हैं कि वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे जो है, यानी कि धीरे धीरे सुंदरी परिसी जो है वो नीचे की तरफ क्या हो रही है, उतर रही है। तो मेरे भाई इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह किया जाता है, उसको बोला जाता है मानवीयकरण अलंकार। क्या बोला जाता है मेरा भाई, मानवीयकरण अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। बाकी श्लेष में जो है अर्थ क्या होता है, चिपका रहता है। श्लेष में अर्थ क्या होता है, चिपका रहता है। जैसे कौन सा बताइए, क्या रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। पानी तो आया पर पानी शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, यानी कि वहाँ पे कौन सा अलंकार, से श्लेष अलंकार होता है। बाकी उपमा में सा शीशे आता है, क्या आता है, सा शीशे आता है तो उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो दोहा छंद में आपको सभी को पता है 13 और कितने होते हैं, 11 होते हैं, यानी कि 13 और 11 बोले तो कितने हो गए मेरे भाई, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। अच्छा चरण की बात कर रहा है तो चरण तो 4 होते हैं। हाँ, दोहा से और बात करें तो दोहा का उल्टा पूछा जाता है, कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा दोहा का उल्टा मेरे भाई सरोठा होता है। क्या होता है, दोहा का जो उल्टा होता है सरोठा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब बनता है भाई साहब। दोहा का उल्टा क्या होता है, तो सरोठा होता है। क्या होता है, दोहा में प्रथम और तृतीय में कितने होते हैं, तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं दोहा में। और दोहा का उल्टा क्या होता है, सरोठा होता है। और ये दोहा किसका है, अर्ध सममात्रिक छंद है कि सममात्रिक छंद है, तो ध्यान रखिएगा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है मेरे भाई, तो दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ध्यान रखना दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा छंद आपका है। ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, दोहा दोहा का एक एग्जाम्पल बोलूँ मैं, श्री गुरु चरण सरोज रचि निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबीर बिमल जसु दो जो दायक फल चार, यानी कि जो है इसमें आपका दोहा है। ठीक है। चलिए अगला है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो मेरे भाई आचार्य भरत ने जो रसों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है, वो आपकी 8 मानी है। कितने मानी है, 8 मानी है। ठीक है ना। और इस तरह से पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 9। रस के कितने अंग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं मेरे भाई, 4 अंग होते हैं। रस के अगर पूछा जाएंगे 4 होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और क्या होता है, संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 33 संचारी भाव की संख्या होती है। तो आपको ये 38 प्रश्न मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। क्या ये जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है ये आपको अच्छा लगा है कि नहीं, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का सेशन